हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। यह एग्ज़ाम जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, यह एग्ज़ाम आपका 16 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ है। और ये शिफ्ट जो है, ये शिफ्ट आपकी फर्स्ट है। ये शिफ्ट आपकी फर्स्ट है, यानी ये आपका जो टाइम है वो 10 से 12 AM की शिफ्ट है। उस शिफ्ट के लिए आज हम लोग आंसर की लेकर के आए हैं। ये आपका सेट नंबर जो है, ये प्रथम पाली, ये जो सेट है ये पाली प्रथम का है, प्रथम पाली फर्स्ट है। और ये जो सेट नंबर है ये सेट नंबर 3 है। साथियों, से 4 सेट के क्रम में इसकी परीक्षा हुई थी। इसी परीक्षा को लेकर के हम लोग आज आंसर की लेकर के आए हैं। बाकी इसकी क्वेश्चन की एनालिसिस हम लोग समय के अनुसार करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसका मैथ का पोर्शन थोड़ा सा लेंदी आया है, जिसका एक्सप्लेनेशन आज हम केवल आंसर्स पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये आंसर की होने वाली है। और बाकी इसकी विस्तृत चर्चा हम किसी दिन और करेंगे, जिसके लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। इस पेपर में फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए थे, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। इन सारे क्वेश्चनों के लिए, इन क्वेश्चनों के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी 0.25 की। अगर आप 4 गलत आंसर देंगे, अगर आप 4 आंसर गलत देंगे तो एक सही जो है वो आपका काट दिया जाएगा। तो इस क्रम में आज हम आपको केवल और केवल इसके आंसर्स पर चर्चा करेंगे। हम केवल और केवल आपको आंसर्स बताते हैं। तो इस क्रम में चलते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं। ये जो सेट 3 है, इसमें पहला पोर्शन जो है वो ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको सही कर किए दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी का पोर्शन है, इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पैराग्राफ से रिलेटेड इसमें जो है प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे तो इसके लिए कौन सा निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, रमेश शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका कौन सा आंसर सही होगा। पहले का आंसर सही है ए, 2 और 4। इसका 2 और 4, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है और शेयर खरीदना और निवेश कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। इस समय हम केवल व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इस समय हम केवल और केवल क्वेश्चन पेपर को के आंसर्स आपको बता रहे हैं। दूसरे क्रम में आ जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लघु बचत द्वारा संभव है, ये अशुद्ध है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकता है, ये भी गड़बड़ है। फिर इसके बाद तो इस क्रम में इसका आंसर जो होगा वो फ्रेंड्स आंसर नंबर ए होगा। इसके बाद हम दूसरे क्रम पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो सेविंग खाते में जो रखा हुआ धन होता है वो निवेश का उदाहरण नहीं होता है, तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के क्रम पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो कौन सी सही विशेषताएं हैं, तो फ्रेंड्स इसकी सही विशेषता जो है, निवेश को दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्राप्ति के किए जा सकते हैं। और चौथा है, निवेश में उच्च रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी इसका सही है, इसमें बी आंसर इसका बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्रम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्रम है, निम्नलिखित में
बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि के लिए रखा गया धन वो निवेश का उदाहरण नहीं होता है। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 कह रहा है वो दिया गया मैथ के क्वेश्चन है। साथियों मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत लेंदी आए थे, तो इन पर अभी हम सलूशन ना करके इनके केवल और केवल आंसर्स की बात कर लेते हैं। सलूशन के लिए आपको एक नया वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो बात करते हैं किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या का परसेंटेज वृद्धि अथवा गिरावट अधिकतम थी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा, 2012। क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो फ्रेंड्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो वृद्धि आएगी 1.7%, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो छात्रों की संख्या बढ़ेगी, कुल छात्र थे 3000। जब इसका औसत निकालोगे, सारे का जोड़ घटाना करोगे तो इसमें आ जाएगा 150 और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3150, यानी इसका विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9। दी गई अवधि के दौरान किसी भी स्कूल में वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना है। तो फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो अनुपात निकलेगा 7:10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये विकल्प जो निकलेगा, ये विकल्प आपका निकलेगा सी 93.57%। ठीक है फ्रेंड्स। 11 से 15 देख लेते हैं। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो 2 और 7 का उत्पादन ठीक बराबर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो गिरावट लगभग फ्रेंड्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो गिरावट आएगी 23%। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 होगा पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक जो है वो निकलेगी 2002 में। ग्राफ का एनालिसिस करेंगे तो ग्राफ क्वेश्चन नंबर इसका विकल्प 13 का बी सही हो जाएगा। 14 के क्रम पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 14 दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो ये हमारा निकलेगा कितना अधिक था, तो 4 यूनिट ये अधिक था। फिर है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन की अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो प्रतिशत वृद्धि फ्रेंड्स इसमें हो जाएगी 183.33%। क्वेश्चन नंबर 16 के क्रम पे आ जाते हैं। देखिए 16 में एक चार्ट दिया गया है, लिखा गया हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत महिला को परसेंटेज भी दिया गया है। तो इस क्रम में इसको एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो इस क्रम में पहला को इसका विकल्प सही आ जाएगा 77। 17 के क्रम पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कंपनी ई के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड्स इसको क्रम में देखेंगे तो ये लगभग 234.29% अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 18 के क्रम पर आते हैं। कंपनी ई और कंपनी सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। तो फ्रेंड्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो अनुपात निकलेगा 208:115। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग एमएच एजुकेशन परिवार से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा एजुकेशनल परिवार है जिसमें आपको समय के अकॉर्डिंग अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और ये शिक्षा आप लोगों के लिए बेहतर कल के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगी। इसी क्रम में मैं आपका दोस्त हूँ सुधाकर मिश्रा, मैं आपका टीचर हूँ सुधाकर मिश्रा, जो आपको इस समय मैथ की पेट एग्जाम की एनालिसिस करवा रहा है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर कीजिए, इससे विद्यार्थी अपना पेट का स्कोर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी, शायद ही इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आयोग की आंसर की से आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले, नहीं तो ये आपका जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ ये आपकी तैयार की गई है। ध्यान देते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला को क्वेश्चन है हमारा। सभी कंपनी डी और लेखा कर्मचारियों को छोड़ करके, तो इसमें आएगा आपका 142। फ्रेंड्स केवल हम अभी क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। ये डीआई के क्वेश्चनों पर आपका एक वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपनी एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके, कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। वहाँ से आप आंसर्स भी वेरीफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारी की संख्या का अनुसंधान विभाग के सी पुरुष कर्मचारियों का अनुपात कितना है। तो ये फ्रेंड्स अनुपात आएगा, ये 35:11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के क्रम की बात कर ली। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25। ये वाला जो ग्राफ है फ्रेंड्स, ये वाली जो तालिका आई है ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इसमें पहले से ही दे रखा है कि निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCD और E की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण देती है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत और पुरुष और महिलाओं का अनुपात, ये सब प्रतिशत में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो फ्रेंड्स इसकी जनसंख्या जो आएगी वो 2.4 मिलियन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य की सी की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो कुल जनसंख्या इसकी 5 मिलियन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 23 नंबर दिया गया है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन तथा राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका अनुपात जो है वो निकलेगा 3:5। इनकी व्याख्या हम लोग बहुत जल्द लेकर के आएंगे। यदि राज्य, क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य बी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स कुल संख्या इसकी निकलेगी 1.8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 25 के क्रम पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कह रहा है यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी। यदि राज्य के ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले महिलाओं की जनसंख्या जो 1.8 मिलियन है, तो फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा विकल्प जो ऐसा आएगा जो इनमें से कोई नहीं होगा। इसकी संपूर्ण व्याख्या हम लोग बहुत जल्द करेंगे, जैसा मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ, बहुत जल्द हम लोग इसकी व्याख्या लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 का क्रम है। इनके हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स ये नदी जो है वो निरंजना नदी है।
गंडक, गंगा, पुनपुन, इनमें सब में वो निर्जरा नदी है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो फ्रेंड्स वो राजधानी कौन सी थी? वो राजधानी थी कन्नौज। 27 के बाद 28 के क्रम पर आ जाते हैं। 28 के क्रम पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गौरिल्ला ने? तो ये सब जानते हैं कि मराठाओं की ताकत थी। क्वेश्चन नंबर 29 के क्रम पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, उस तकनीकी का क्या नाम है? उस तकनीकी का नाम है मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 के क्रम पर, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसमें कुछ कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें कुछ बुक्स में बाल गंगाधर तिलक की गणना है और कुछ लोगों के हिसाब से इसमें हसरत मोहानी करके एक व्यक्ति दिए गए हैं, इनकी भी चर्चा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में रखिएगा। वैसे हमारे हिसाब से बाल गंगाधर तिलक होने चाहिए, तो आप चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को। ये क्वेश्चन क्रॉस करने वाला है, इसलिए इसको अभी हम डाउट में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 31 का क्रम है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? पहला है कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, महिला शिक्षा की बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्तीय पोषण, पंजाब भूमि हस्तांतरण 1900 या बंगाल विभाजन। तो इसका मेन रीजन जो था वो बंगाल विभाजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो फ्रेंड्स हमें मालूम है, जैसा कि मैकाले नीति के अनुसार मैकाले ने केवल और केवल अंग्रेजी शिक्षा को ही महत्व दिया था। तो ब्रिटिश ने समाज में कौन से भाषा की उत्सुकता दिखाई थी? तो वो भाषा हो जाएगी हमारी इंग्लिश या अंग्रेजी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ब्रिटिश सरकार के अंतरिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो ब्रिटिश सरकार की बात कर रहा है। पहला है प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्ति का विभाजन या संघीय स्थापना। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर होगा वो प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसमें पहला विकल्प जो दिया गया है वो है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प दिया गया है महात्मा गांधी, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें विकल्प जो है वो सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा, यानी ए विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण क्या था? देखिए, खिलाफत आंदोलन जब हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता को प्रदर्शित करने के लिए ही आवाज़ उठाई थी। तो इस पे मेन रीजन क्या हो जाएगा? हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता को लाने के लिए गांधी जी ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का क्रम, निम्न में से भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो दिन रात के तापमान में व्यापक अंतर जो है वो थार के मरुस्थल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें कितने में विभाजित? 30, 12, इनमें से कोई नहीं, 24। तो इसमें जो 24 टाइम जोनों में बांटा गया है हमारे देश को, संपूर्ण विश्व को। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। देखिए, प्रवसन भी है, जन्म भी है और मृत्यु भी है।
फिर इसके बाद कह रहा है लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये तो सबको पता है, ये कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवरत्ती है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के क्रम पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के क्रम की बात कर लेते हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 के क्रम पर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, स्थिरता के विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। स्थिरता के साथ विकास, तो स्थिरता के साथ विकास किस में था, ये हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल नहीं होते हैं। तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में बेटा शामिल नहीं होते हैं। स्टूडेंट सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में या ऑक्सीजन के रूप में देखा जा सकता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन, वो हमारा क्वेश्चन है अमेजॉन का वर्षा वन। अमेजॉन का वर्षा वन जो है वो पृथ्वी की ऑक्सीजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण की, बैंकों के लिए राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की। तो भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का उपग्रहण तथा हस्तांतरण अधिनियम 1970, इनमें से कोई नहीं है, बैंकिंग अधिनियम। तो बेटा इसमें जो सही है वो बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट 1991 में नई नीति NEP के तहत उदारीकरण तथा निजीकरण की पहल की प्राथमिकता परिणाम निम्नलिखित में से कौन था। तो बेटा जो 1991 में नई NEP की नीति आई थी वो राजकोषीय नीति सुधार के लिए थी, राजकोषीय नीति सुधार के लिए थी। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के क्रम पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन। इसमें दिया गया डॉक्टर अरुण कृष्णन, सौम पित्रुदा, वर्गीस कुरियन। तो इसमें कौन सा सही है, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के क्रम पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के सिद्धांत से प्रेरित हैं। तो ये किस देश के सिद्धांत से प्रेरित हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं बेटा, आयरलैंड से लिए गए हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन दिया है फ्रांस, दूसरा दिया है US, तीसरा दिया है इनमें से कोई नहीं है और चौथा दिया है आयरलैंड। तो इसमें किसमें से फेमस हैं, ये फेमस हैं आयरलैंड के क्रम से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। तो ये वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का संविधान में अधिकार शामिल है, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 48 का क्रम देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 49 नंबर के क्रम की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को डाउट में रखिएगा। वैसे मेरे हिसाब से इसमें जो है द्विस्तरीय सरकार होना चाहिए, बाकी की विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
50 के क्रम को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 748, 746, इनमें से कोई नहीं, 756, तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? भोजन का पाचन रासायनिक क्रिया है, क्योंकि भोजन पच जाता है, पचे हुए भोजन से भोजन नहीं बना सकते। कोयले का जलना, जले हुए अवशेष से कोयला नहीं बना सकते। पानी का भाप में रूपांतरण, पानी को भाप और भाप को पानी बनाया जा सकता है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया कहाँ पर होती है? बताइए फ्रेंड्स, कहाँ होती है पायरिया? हमेशा मसूड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम एक ऊतक है जो हमेशा पौधों में पाया जाता है, स्तनधारियों में नहीं पाया जाता, कीटों में नहीं पाया जाता, जानवरों के प्रजनन अंगों में नहीं पाया जाता है, तो ये हमेशा कीटों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। कौन सा? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से, अब ये देखिए मैथ के क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा भिन्न है? 7/8 को भाग करोगे तो ये 0.87 आएगा। ठीक है, ठीक है, 0.87 आएगा। चलो हम इनको सलूशन आपको एक साथ ही बता देंगे। हम इस पे केवल आंसर पर जाते हैं, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा 7/8। दूसरा कह रहा है, दूसरे में विकल्प सही होगा बी वाला। क्वेश्चन दे रखा है, ये A³ और B³ फार्मूले पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन है 57। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो 40% जो है वो 7.6 है। फिर 58 के क्रम की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो औसत बताते हैं, कितना औसत निकलेगा? पहली अभाज्य संख्या 61, 67, 71, 73 और 79 होगी। इनको भाग करेंगे, कितनी संख्या है? 5 से, तो आएगा 70.2। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा 70.2। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे तो 59 जो है इसका रूट निकालेंगे तो ये रूट आएगा 2.35। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है मैथ के, जैसे DI के क्वेश्चन थे 20 और 5 क्वेश्चन ये हैं, इन पर मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक वीडियो दूंगा जिनमें आपका कंप्लीट सोल्यूशन इसमें दिया होगा। तो आप परेशान मत होइए, अभी हम लोग केवल आंसर के क्रम की बात कर लेते हैं, केवल आंसर शीट पर चलते हैं। फिर 60 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार की बैटरियों में डाला जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। कौन सा एसिड डाला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, श्वेत और स्वेद का क्या अर्थ है? तो श्वेत का मतलब सफेद और स्वेद का मतलब होता है पसीना, तो इसका विकल्प नंबर डी सही है। खाक में मिल जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना, डायरेक्ट क्लियर है। नेक्स्ट, अनिल का पर्यायवाची शब्द किसका है? अनिल होता है हवा का, तो हवा का पर्यायवाची क्या है? पवन सॉरी, क्या है? पवन पर्यायवाची हो जाएगा। फिर गुप्त का विलोम, गुप्त का मतलब होता है छुपाना, छुपाने को हम क्या लिखेंगे? प्रकट करना, तो ये विकल्प के इसका हो जाएगा हिंदी के। सद्भावना, सत प्लस भावना, अगर आधा ताव प्लस कोई व्यंजन होता है तो क्या बनाता है? दा बनाता है, तो ये हो गई हमारी सद्भावना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश के क्रम पर आ जाते हैं। एक पैराग्राफ आपको दिया गया है
पैराग्राफ के थ्रू हमें इसके कुछ क्वेश्चन देने हैं। कह रहा है एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड, कहाँ रहता है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आंसर आएगा डाउन स्ट्रीम। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो एलिजाबेथ फ्रॉम सफरिंग अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मॉर्न। मॉर्न का एंटोनिम हो जाएगा जॉय। कौन सा होगा? जॉय। फिर कह रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द फॉलोइंग वन हु सेल आर्टिकल एट द पब्लिक प्लेस, तो इसको बोलते हैं एक्टिनर। क्वेश्चन नंबर 70 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्जाइल। एक्जाइल का हो जाएगा बेनिसमेंट। एक्जाइल का क्या होगा? एक्जाइल का हो जाएगा बेनिसमेंट। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बेनिसमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 के क्रम पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के संबंध में सही दिखाता है कि कौन सा संबंध। कह रहा है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, तो शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में कमी आई है। तो स्पष्ट है पुलिस ने गश्त बढ़ाई है तो कमी आई है। पुलिस अगर गश्त नहीं बढ़ाती तो कमी नहीं आती। तो क्या हो जाएगा? तो पहला कारण है और दूसरा इसका क्या है? प्रभाव है। तो इसमें विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 विषम संख्या को चुने। तो बेटा ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, हम अभी तो आपको ऐसे बता रहे हैं। देखिए सारे जो हैं वो ऑड नंबर दे रखे हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं, अभाज्य संख्या है। लेकिन 33 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर 33 हो जाएगा। अगला कह रहा है 6:10 पर घड़ी की सुई कांटे की सुई में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो ये 125 अंश का कोण बनाती है। इसके लिए फार्मूला और सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, आप उसके लिए निश्चित रहें। अभी केवल हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए को 26 बी को 25 इसी तरीके से अगर पलटते हुए चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यम और यन, यम का उल्टा यन होता है, यन 13 पे है, यन 13 पे है तो उल्टा लेकर चलेंगे तो ये किस पे आ जाएगा? 14 पे। मोबाइल को लिखना है, 14 कहीं दिख नहीं रहा है तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक, 75 के क्रम की बात कर लेते हैं। द अन्नामलई रीड टेल नाम की डैम जल फ्लाई एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये तमिलनाडु राज्य में की गई है। इसकी खोज किसमें की गई है? तमिलनाडु राज्य में की गई है। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी खोज जो है वो इसकी खोज जो है वो तमिलनाडु राज्य में की गई है। इसका विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है गोपी ने विवेक से कहा वह मेरी माँ का, यानी गोपी की माँ का, विवेक के लिए कह रहा है गोपी की माँ का भाई मामा, मामे का पिता है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो नाना है। नाना यानी ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना जहाज अल्मस पीसी तथा निमेर पीसी के साथ एक समुद्री अभ्यास साझा किया था। ये कहाँ का है? तो फ्रेंड्स ये सूडान का है। नेक्स्ट जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर है? तो जागृति किसका शुभांकर है? उपभोक्ता जागरूकता का है। किसका है? उपभोक्ता जागरूकता का, जिसमें और भी इसमें दिए गए हैं, आयकर है, क्रिप्टो मुद्रा है, जलवायु परिवर्तन है, लेकिन ये किसका दे रखा है? ये आपका दे रखा है 79 के क्रम पर आ जाते हैं। 79 क्या है? महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम, औरंगाबाद का नया नाम जो है वो संभाजी नगर है। कौन सा इसमें विकल्प हो जाएगा? विकल्प बी संभाजी नगर। औरंगाबाद का कौन सा से हो जाएगा? फिर कह रहा है भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? वो यूके का सम्मान है। किसका है? यूके का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का किया है शिलान्यास? तो किसका किया है? केरल का। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किस देशों के बीच में संपन्न हुई? तो वज्र प्रहार शुरू हुई थी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओ) के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की थी? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 84। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए थे? तो वो कौन सा है? इसरो है। हस्ताक्षर किए थे तो वो कौन है? इसरो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी कौन सी है? यरूशलेम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करने का है। कई बार क्वेश्चन आया है और कई बार पढ़ाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद किस राज्य में है? कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा। तो कर्नाटक में विधान परिषद है। नेक्स्ट, किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, अभी मनाया गया है, जस्ट हाल में ही। करंट का बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन उठा लिया है। निम्नलिखित में से भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कूर्ग को कहा जाता है, कुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कला मथुरा के स्टिसलिंग की पारंपरिक कला है? तो कौन सी है? सांझी है। पारंपरिक कला कौन सी है? सांझी। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें 92 के क्रम पर। निम्नलिखित में 2014 में भारत का कौन सा 29वां राज्य बनाया गया था? तो तेलंगाना है। 2014 में तेलंगाना नया राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 के क्रम की बात कर लेते हैं। 93 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ये किसने लिखी थी? तो ये महात्मा गांधी की बुक है। 94, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित कर लेती है। जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं वो कौन सी किरणें हैं? अवरक्त किरणें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 95, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। देखिए यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ पर ही पढ़ करके हम इसमें देंगे आंसर। तो पैराग्राफ फ्रेंड्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने उससे मिला लीजिएगा। देखते हैं कि इसमें क्या रहता है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो फ्रेंड्स, जब उसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें जो परिवार का धनी होना तथा बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए यही विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, मादक
पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा रहता है? शारीरिक अक्षमता का, पागलपन और संतुष्टि का, HIV का और एड्स का, मानसिक असंतुलन का। तो फ्रेंड्स ये सारे खतरे रहते हैं, तो ये इसमें विकल्प यह सभी, विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों के सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो पैराग्राफ दिया गया है हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, हमें अपने अनुसार नहीं। तो उसमें सबसे ज़्यादा दोषी बच्चों के मित्र बताए गए हैं, क्योंकि बच्चों के मित्र ही उकसावे में आकर के बच्चे जो हैं गलत संगत में पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्रम देख लेते हैं। 99 के क्रम को। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का सबसे प्रबल कारण क्या है? ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे स्कूल और कॉलेजों में आचरण तथा नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसके बारे में कोई नहीं जानकारी है। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चे क्या कर रहे हैं? इसका सबसे सटीक कारण यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है? तो अनुशासनहीनता, हिंसा दिखाई देती है। स्वास्थ्य के प्रति सजगता नहीं दिखाई देती, तो दूसरा ही गलत हो गया। तीसरा, यानी कि दूसरा छोड़ करके बाकी जो भी तुम्हारे विकल्प दिए हैं वो सारे सही हैं, तो दूसरा किस में नहीं दिया? डी वाले विकल्प में नहीं दिया है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये हमारी तरफ से आपको आंसर की थी, ये MH एजुकेशन परिवार की तरफ से आपको आंसर की दे दी गई है। यह पेपर जो है ये 16 अक्टूबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का है, और ये सेट 3 है। अब सेट 3 के अकॉर्डिंग ही आप लोग मॉर्निंग शिफ्ट के जितने भी सेट हैं उनको मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी कमेंट भी करें कि आपको किस क्वेश्चन पर डाउट है, हम डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए मैथ के क्वेश्चन का, रीजनिंग के क्वेश्चन का और खास करके DI वाले क्वेश्चनों का, तो आप फ्रेंड्स कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत जल्दी वीडियो दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके अच्छे नंबर भी लाएंगे।